पार्ट 8। अपने कमरे में पहुंचकर रिमी ने कुंदा मालवीय को फोन किया। बोल। अब उनको तेरे से बात करके शांति मिलती है। कुंदा मालवीय की आवाज कानों में पड़ी। मैंने तेरी बात फिट कर दी है। तू मुगल बादशाह की दौलत तक देवराज चौहान के साथ पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए तेरे को अपनी जगह बनानी होगी, मेहनत करनी होगी। तेरी खातर मैं दासा से गद्दारी कर रही हूं। क्या करना है अपने को? तेरे को सारा मामला बताया था ना मैंने, याद है? उसमें एक ये बात भी जोड़ ले कि देवराज चौहान के खास साथी जगमोहन को नागरे ने पकड़ रखा है। समझा? मैं तेरे को बता दूंगी कि वो कहाँ है। तेरा काम उसे छुड़ाकर देवराज चौहान तक पहुंचना है। साला नागरे तो लफड़े वाला आदमी है। नहीं कर सकता तू ये काम? कार थोड़े ही किया है, यूं ही बात की है। नागरे खतरनाक है। मैं ये काम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? सिर्फ तेरे को नहीं, हम दोनों को मिलेगा। रिम्मी ने शांत स्वर में कहा। तेरी मेरी दौलत में कोई फर्क है? उधर से कुंदा मालवीय हंस कर बोला। तब तक फर्क रहेगा जब तक हम शादी नहीं कर लेते। वो तो मैं तेरे से आज कर लूं। काम की तरफ ध्यान दे। रिम्मी का स्वर कुछ तीखा हुआ। ये बहुत बड़ा काम है, तेरी सोच से भी बड़ा है। इसमें मेरी बहुत मेहनत लग रही है। इसमें मिलने वाली दौलत का तेरे को अंदाजा नहीं है। बोल। मैं गंभीर हूं। नागरे ने जगमोहन को क्यों पकड़ रखा है? ये मैं नहीं जानती। देवराज चौहान के कंधे से वो डिवाइस निकाल ली गई कि नहीं? अभी नहीं निकली, लेकिन जल्द निकल जाएगी। दासा ये काम करवा देगा। वो ये काम क्यों कर रहा है? ताकि देवराज चौहान पर विश्वास टिकाकर उसके हाथ साथ हो सके। अभी मैंने देवराज चौहान से सिर्फ डिवाइस की बात ही करनी थी। दासा ने ऐसा ही कहा था, परंतु मैंने उससे आगे की बात भी कर ली तो देवराज चौहान बोला उसका साथी वही बनेगा जो जगमोहन को नागरे की कैद से निकालेगा। समझा? तूने देवराज चौहान का ये काम किया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। देवराज चौहान खतरनाक है। डकैती मास्टर है तो खतरनाक होगा ही। वैसे देखने में फिल्मी हीरो की तरह दिखता है। तू समझ कि मैंने जगमोहन को वहां से निकाल लिया तो उसके बाद क्या होगा? कुंदा मालवीय की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। नागरे क्या तो चुप बैठा रहेगा? वो भी उस दौलत को पाना चाहता है। इधर टोनी पार्कर और मोहन दासा हैं। ये तो पीछे पड़ जाएंगे। देवराज चौहान और हमारे भी। थोड़ी तकलीफ तो उठानी होगी। देवराज चौहान तब तेरे साथ होगा, निपट लेगा। और तू? मैं भी साथ होऊंगी। देवराज चौहान को अपन दोनों का रिश्ता मालूम है। मैंने बताया। वो कुछ बोला? वो तैयार नहीं था कि जगमोहन को छुड़ाने का काम तू करे। वो बोलता है कि जगमोहन को छुड़ाने का एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि इस वक्त नागरे ये सोचकर असावधान होगा कि कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता। उसका मन था कि दासा ये काम करे, परंतु मैंने उसे किसी तरह तैयार किया। तेरी मेहरबानी। अब जगमोहन को हर हाल में वहां से निकालना है, वरना खेल खत्म। समझा तू? भारी फौज को जल्दी से तैयार कर। चुपचाप अक्खा मुंबई के मवाली किराए पर ले। काम किसी को नहीं बताना कि क्या है। जो पैसा मांगे मुंह पर मार। उसके बाद जगमोहन को तूने बताया नहीं नागरे ने उसे किधर रखा है? वहां भी देखने को जाना पड़ेगा। रिमी ने बताया कि जगमोहन कहाँ है। रिमी ने भी बताया कि फार्म हाउस के उस बंगले के बाहर नागरे के 15-20 गनमैन हर वक्त मौजूद रहते हैं। रिमी जो जानती थी वो सब कुछ कुंदा को बताया। जगमोहन को कब तक निकाल लेगा तू? रिमी ने पूछा। 2 दिन। एक दिन में क्यों नहीं करता तू? तू फोन बंद करेगी तो अपन कुछ करेगा ना। करती हूँ। ये बात ध्यान में रख कि तेरे मेरे बीच माल आधा आधा होगा। माल बांटने में कोई रिश्ता बीच में नहीं आएगा। जब हमारी शादी होगी तब की तब सोचेंगे। बरोबर। शादी के बाद दुबई। पहले ये काम निपटा, उसके बाद दुबई के बारे में बात करना। रिम्मी ने फोन बंद कर दिया। चंद सांसें लेने के बाद रिम्मी ने बसंत गोला को फोन किया। देवराज चौहान से मिली मैं। बात हुई। बात होते ही रिम्मी ने कहा। क्या कहता है वो? बसंत गोला की आवाज कानों में पड़ी। वो डिवाइस निकलवाने को तैयार है। ये तो बढ़िया बात है। वो अच्छा काम कर रही है रिमी। आगे क्या करना है? मैं तेरे को अभी फोन करता हूँ। इतना कहकर उधर से बसंत गोला ने फोन बंद कर दिया। रिमी के चेहरे पर गंभीरता थी। वो मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। 10 मिनट बाद बसंत गोला का फोन फिर आया। तू देवराज चौहान को बोल कि एक्सरे कराएगा। समझा देना उसे। एक्सरे की रसीद तू ले लेना उससे। दासा साहब डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तू उसका एक्सरे लेके रख, तब तक मेरा फोन आ जाएगा।
समझ गई। जैसे तेरे को पहले समझा रखा है वैसे ही काम करना। पार्कर का आदमी जितेन फिर आया तेरे पास? नहीं, वो होटल के बाहर ही होगा। हाँ है। साले को निपटा देता। ऐसा मत करना गोला। रात पार्कर के 2 आदमी मारे गए। अब जितेन को कुछ हुआ तो पार्कर पक्का देवराज चौहान को उठवा लेगा। अभी पार्कर म, अभी पार्कर को मत छेड़। पहले देवराज चौहान के कंधे से डिवाइस निकाल लेने दे। ठीक बोलती है तू। गोला का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। ग्रीन होटल में अकेली है? हाँ। जावेद आने वाला। तभी दरवाजा थपथपाया गया। रुक, कोई आया है। इसके साथ ही रिम्मी उठी और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने जावेद खड़ा था। जावेद आ गया है, रिम्मी फोन पर बोली। जावेद भीतर आ गया। उसे अपने साथ रख। तू बोले तो होटल के बाहर अपने कुछ लोगों को भेजूं? उधर से गोला ने कहा। अभी जरूरत नहीं है, मैं देवराज चौहान से बात करती हूँ। बातचीत बीच में खत्म हो गई। रिम्मी ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। बाहर मैंने जितेन को देखा, जावेद बोला। वो मेरे पास भी आया था। 50 लाख देने को कह रहा था गद्दारी करने के लिए, रिम्मी ने बताया। वो चाहता था कि देवराज चौहान से वास्ता रखती सारी खबरें उसे दे दूं। ओह, तूने क्या कहा? जावेद ने चिंता भरे स्वर में कहा। भगा दिया। खतरा तो है ही बाहर। देवराज चौहान से मिली? रिम्मी ने बताया कि देवराज चौहान से क्या बात हुई, परंतु जगमोहन वाली बात और कुंदा मालवे वाली बात नहीं बताई। ये भी बताया गोला से क्या बात हुई। तो अब देवराज चौहान के कंधे से डिवाइस निकलवाने की तैयारी हो रही है। जावेद ने रिम्मी को देखा। अगर सब ठीक रहा तो, रिम्मी ने कहा और देवराज चौहान के फोन का नंबर मिलाने लगी। वो वाला फोन तो कुछ देर पहले उसने देवराज चौहान को दिया था। देवराज चौहान से बात हो गई रिम्मी की। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब होटल से निकला तो शाम के 5 बज रहे थे। कार पर वो आगे बढ़ गया। देखते ही देखते 2 कारें उसकी कार का पीछा करने लगी। एक जितेन की थी और दूसरे में उसके 2 साथी। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। वो जानता था कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि सबको उसकी जरूरत थी। वो उन्हें मुगलों की दौलत तक ले जा सकता था, परंतु कोई इस तरह उसका पीछा करे, ये देवराज चौहान को पसंद नहीं था। 20 मिनट की मेहनत के पश्चात उसने पीछे लगी दोनों कारों से पीछा छुड़वा लिया। उसके बाद वो एक एक्सरे क्लिनिक पहुंचा। वहां से बाएं कंधे का एक्सरे कराया और पेमेंट देकर रसीद लेकर वापस ग्रीन होटल आ गया। तो वो दोनों कारें उसे वहीं खड़ी दिखी जो पीछे लगी थी, और उसने उनसे पीछा छुड़वाया था। देवराज चौहान अपने कमरे में पहुंचा और इंटरकॉम पर रूम सर्विस से कॉफी भेजने को कहा। फिर उसने रिम्मी को फोन किया। एक बार बेल जाते ही रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैंने एक्सरे करा लिया है और वेटर के हाथ तुम्हें एक्सरे की रसीद भेज रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, तुम्हारा पीछा किया गया होगा। मैंने छुड़ा लिया था अपने को। वो अभी भी होटल के बाहर ही हैं। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद वेटर कॉफी लाया। देवराज चौहान उसे रसीद देता हुआ बोला, 201 नंबर कमरे में एक मैडम है, उन्हें ये दे देना। साथ ही 100 का नोट दिया। ये तुम्हारे लिए। वेटर चला गया। 2 मिनट बाद ही रिम्मी का फोन आ गया। तुम्हारी रसीद मुझे मिल गई है। गोला से बात करके बताती हूँ कि आगे का क्या प्रोग्राम है। 20 मिनट बाद रिम्मी का फोन फिर आया। जावेद रसीद लेकर गया है, वहां से एक्सरे लेकर गोला तक पहुंचा देगा। गोला ने तुम्हें तैयार रहने को कहा है, हो सकता है आज रात ही काम हो जाए, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम कल कराओ। क्यों? देवराज चौहान ने पूछा। कुंदा जगमोहन को छुड़ाने की तैयारी में लगा है। शायद कल शाम तक वो काम कर जाए। अगर आज रात तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकल गई तो दासा तुम्हारे सामने आ सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है, और मैं चाहती हूं कि तुम्हें दासा के मुंह लगने का मौका ही न मिले। तो कल क्या होगा? कुंदा जब जगमोहन को आजाद कराएगा तो तब तक तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकल चुकी होगी। तब हम खामोशी से मुंबई से बाहर निकल सकते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी सोच कितनी आसान है, बिल्कुल बच्चों जैसी, कि किसी को पता नहीं चलेगा, देवराज चौहान ने कहा। थोड़ा बहुत खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। वो बात की बात है। अगर तुम्हें मंजूर हो मेरी बात तो गोला से कह देती हूँ कि आज तुम आराम करना चाहते हो या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कल के लिए कहा है। तुम ठीक समझती हो तो ऐसा ही कर सकती हो। एक बात मेरी समझ से बाहर है। क्या? उस सिक्के के बिना मुगल बादशाह की उस दौलत तक नहीं पहुंचा जा सकता।
सही कहा तुमने। अगर वो सिक्का नागरे के पास है तो हम वहां कैसे पहुंच? मेरे पास है सिक्का। तुम्हारे पास? कैसे? रिम्मी का चौंका स्वर कानों में पड़ा। नागरे ने मुझे छोड़ते वक्त सिक्का दे दिया था। शायद वो तब सोच रहा होगा कि मुझे डिवाइस का पता नहीं चलेगा और इस तरह वो मुझ पर नजर रखता रहेगा। जब मैं उसकी दौलत तक पहुंचूंगा तो वो वहां पहुंच जाएगा। वैसे बहाना उसने ये बनाया था कि मुझे 100 मील के दायरे से बाहर नहीं जाने देगा। रिम्मी की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान चुप रहा, फोन कान से लगाए रखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सिक्का देकर उसने तुम्हें छोड़ा है। रिम्मी के स्वर में अजीब भाव थे। सिक्का देख सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे गलत नहीं कह रहे होगे, परंतु हैरानी है नागरिक की हरकत पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम पर नजर रखने का कोई और भी इंतजाम कर रखा हो? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान बेड पर जा लेटा, आंखें बंद कर ली। वो सारे हालातों पर दिमाग दौड़ाने लगा। आधा घंटा इसी प्रकार रहा कि फोन बजने पर वो सोचों से बाहर निकला। होटल वाला फोन बज रहा था। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बात कीजिए सर। रिसेप्शनिस्ट की आवाज कानों में पड़ी। चंद पलों बाद जानी पहचानी आवाज सुनने को मिली। डॉन जी, नमस्कार। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। डॉन जी नमस्कार, उधर से सामान्य स्वर में पुनः कहा गया। नमस्कार, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार नहीं था मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता। तुम हो कौन? बेकार का सवाल है। मैं अपने बारे में नहीं बताने वाला। वक्त आया तो मेरे बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम मुझसे चाहते क्या हो? भी नहीं। कुछ तो चाहते हो। मुगलों की दौलत पाना चाहते। क्या बात करते हो डॉन जी? इस तरफ तो मैं जरा भी नहीं सोच रहा था। मैं तो तुम्हें हर मुसीबत से बचाने की कोशिश में। मुझे तुम्हारी चिंता है डॉन जी। अब क्या कहना है? तुम एक्सरे क्लिनिक गए थे तो वहां क्या किया? मुझे शक था कि मेरे पाँव की हड्डी टूट गई है, इसलिए। मत बताओ कि क्यों गए थे। मेरे पास तुम्हें बताने को बहुत ही खास खबर है। क्या? तुम्हारे बाएं कंधे में नागरे ने डिवाइस फिट कर रखी। उसके सहारे वो ये बात आसानी से जान पा रहा है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। कानों में पड़ने वाली आवाज शांत थी। देवराज चौहान की आंखें से। मेरी बात समझे कि नहीं डॉन जी? फिर से पुनः स्वर आया। अब मेरी उत्सुकता तुम्हारे बारे में और बढ़ गई है कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई और तुम डिवाइस के बारे में जरा भी चिंतित। देर कर दी तुमने खबर सुनाने में। मैं डिवाइस के बारे में जान चुका हूँ। क्या मतलब? जान चुके हो? उधर से आने वाला स्वर शांत हो गया। एक्सरे क्लिनिक में कंधे का एक्सरे कराने तो नहीं गए थे? सही समझे तुम। लेकिन डिवाइस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे कंधे में? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे कंधे में डिवाइस फिट है। मैं नहीं बताने वाला। क्यों? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। नागरिक के आदमी हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? नागरिक के आदमी लगते हो। तो मैंने तुम्हें डिवाइस के बारे में क्यों बताया? नागरिक क्यों चाहेगा कि तुम्हें डिवाइस के बारे में पता चले? अपने बारे में बताओ। बेकार का सवाल है। क्यों बार बार पूछते हो? तो अब डिवाइस के बारे में क्या इरादा है? क्या कहना चाहते हो? इसे कंधे से निकलवाना जरूरी है? कहो तो मैं किसी डॉक्टर का इंतजाम करूं? घर से कहा गया। के लिए तुम्हें सामने आना पड़ेगा, जबकि तुम सामने आना नहीं चाहते। ये तुमसे किसने कहा कि मैं सामने नहीं आना चाहता? मुझे सामने आने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु मेरे सामने आने की जरूरत ही क्या है? सब काम बढ़िया तो चल रहा है। जरूरत पड़ी तो मैं भी सामने आ जाऊंगा। डॉक्टर के बारे में क्या सोचा? तुम डॉक्टर को तुम्हारे पास 15 मिनट में वो डिवाइस बाहर निकाल देगा। मैं कंधे से डिवाइस निकलवाने की इच्छा ही नहीं रखता। तुम्हारी मर्जी। टोनी पार्कर के आदमी हो तुम। के मत मारो, कोई फायदा नहीं हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आई डॉन जी। बोलो। जिम्मी से तुम्हारा क्या वास्ता है? तो तुमने उसका नाम जान लिया? पिछली बार उसे तुम लड़की कहकर बात कर रहे थे, देवराज चौहान बोला। रिम्मी पहले उस होटल में थी, तुम भी वहां थे। तुम यहाँ हो तो वो भी यहाँ है। ये मेरा मामला है। वो मोहनदासा की भेजी लड़की है, मालूम है। और तुम उसे होटल में भी मिलते हो। दोनों एक ही होटल में जो ठहरे हो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम मोहनदासा के साथ मिलने जा रहे हो? मुगल बादशाह की दौलत के सिलसिले में? तुम उसी दौलत के चक्कर में हो? मुझे गलत मत समझो। मेरा सवाल अपनी जगह पर है। अब नहीं देना चाहते तो परवाह नहीं।
तुम कुछ भी करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा काम तुम्हें मुसीबतों से बचाना है, ना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मेरी मानो तो कंधे से डिवाइस निकलवाने की सोचो। वो डिवाइस छोटे से बम का भी काम करता है। बम फटा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। नागरिक को अभी तक पता नहीं है कि तुम क्या करते फिर रहे हो। डिवाइस के माध्यम से अभी तक वो तुम्हारी लोकेशन देखकर संतुष्ट है। जब भी उसे शक हुआ, वो तुम पर नजर रखने को आदमी भेज देगा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो तुम ही मुझे क्यों नहीं छिपा देते कहीं पर। जब तक डिवाइस कंधे में फिट है, मेरा तुम्हारे पास आना गलत होगा। कहो तो डिवाइस कंधे से निकालने के लिए तुम्हारे कमरे में डॉक्टर भेजूं। 1 घंटे में डॉक्टर आ जाएगा। जरूरत नहीं। पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो। शांत आवाज आई। मैं होटल के फोन पर तुम्हें बार बार फोन नहीं कर सकता। इससे मुझे समस्या होती है। मोबाइल नंबर क्यों नहीं दे देते मुझे। तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताता रहूंगा। तब तक तुम्हें इस बात का भरोसा तो हो ही गया होगा कि मैं तुम्हारा अब तक तुम्हें इस बात का भरोसा हो तो गया होगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। कोई मेरा दोस्त नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। नंबर नोट करो। देवराज चौहान ने मोबाइल का नंबर बताया। क्या क्या आवाज आई। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। मेरा नंबर लेना चाहते हो तो जरूरत नहीं। एक मैं ही हूं जो हर मौके पर तुम्हारे काम आ सकता हूं। शब्द कानों में पड़े। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। अगला दृश्य। आगरे किले वाले की निगाह स्क्रीन पर टिकी। वहां पर चमकता बिंदु नजर आ रहा था, जो कि देवराज चौहान की स्थिति का आभास करा रहा था। साथ ही स्क्रीन पर मुंबई के एक हिस्से का नक्शा दिखाई दे रहा था। वो बिंदु माटुंगा इलाके पर स्थित था। पास में ही गोपाल नाले खड़ा था। नागरे ने वहां से नजर हटाकर नाले को देखकर कहा, क्या करता फिर रहा है देवराज चौहान। पहले एक होटल में टिका, अब दूसरे होटल में टिक गया। गोपाल नाले बोला, सिक्का इसके पास है। इसे तो चाहिए कि फौरन मुगलों की दौलत तक पहुंचे, वो जहां भी है। बेवकूफ नहीं लगता देवराज चौहान, नागरे ने सिर हिलाकर कहा। क्या मतलब। ये अभी तक इसी उलझन में होगा कि मैंने इसे सिक्का देकर क्यों छोड़ा, के पीछे अपने आदमी क्यों नहीं लगाए। ये इस वक्त मेरी चाल को समझने की चेष्टा कर रहा होगा। तो क्या किया जाए, नाले ने कहा। अभी इसे खुला ही रहने दो। मेरी राय है कि हमें अपने कुछ आदमी भी देवराज चौहान पर लगा देने चाहिए। उससे क्या होगा। हमें उसके आसपास की हरकतों की भी खबर मिलती, जैसे कि मोहनदासा जानता है कि देवराज चौहान को छोड़ दिया है, तो हो सकता है उसके आदमी देवराज चौहान पर खबर रख रहे हों। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहनदासा के आदमी देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं या नहीं। हमने अपनी चालें छोड़ी हुई हैं। हमने अपनी चालें छोड़ी हुई, उसी पर हमारा खेल चल रहा है, नागरे बोला। लेकिन हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि देवराज चौहान आखिर क्या कर रहा है क्या इससे हमारी प्लानिंग पर कोई फर्क पड़ेगा। वो बात की बात है नागरे साहब कि कोई फर्क पड़े या ना पड़े। तो पक्की बात है कि देवराज चौहान इस तरह होटल में ठहर कर वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। वो कुछ तो कर ही रहा है। सकता है कि सिक्का किसी और को देकर मुगलों के खजाने की तरफ भेज दिया। ऐसा वो क्यों करेगा। खुद क्यों नहीं जाएगा नाले। नागरे ने उसे देखकर शांत स्वर में कहा, क्या देवराज चौहान इतनी बड़ी दौलत के लिए विश्वास करेगा, जबकि उसका खास साथी जगमोहन हमारे पास है। पाल नाले ने कुछ नहीं कहा। हमें थोड़ा और वक्त देवराज चौहान को इसी प्रकार देखना चाहिए, नागरे ने सोच भरे स्वर में कहा। हो सकता है कि अपने आसपास हमें न पाकर वो चुपचाप उधर भाग ले जिधर मुगलों ने दौलत रखी है। इस तरह भागने के लिए वो किसी मौके की तलाश में भटक रहा है। अपने पीछे लगे मोहनदासा के आदमियों से पीछा छुड़ाना चाहता हो, या वो सोच रहा है कि मेरे आदमी उस पर नजर रख रहे हैं, उनसे वो कभी भी पीछा छुड़वा सकता है। उसने ऐसा किया तो ये बात हमारे लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि डिवाइस के माध्यम से हमें देवराज चौहान की स्थिति पता लगती रहे। ऐसा आप ठीक समझे। मेरी एक बात मेरे मन में खटक रही है नागरे साहब। क्या। टोनी पार्कर खामोश बैठा है। उसका फोन नहीं आया देवराज चौहान के बारे में पूछ। हैरानी है, अगर वो नहीं जानता कि आपने देवराज चौहान को आजाद कर दिया है, नाले ने कहा। हो सकता है उसे सब कुछ मालूम हो और वो तमाशा देख रहा हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। संभव है। मैंने उसे 15 दिन फोन न करने को कहा था। हो सकता है वो 15 दिन बीतने का इंतजार में। आपने देवराज चौहान को छोड़ा तो कायदे से उसका फोन तभी आ जाना चाहिए। वो देवराज चौहान को लेकर हम पर नजर जरूर रखवा रहा होगा। टोनी पार्कर आंखें मूंद कर बैठने वाला व्यक्ति। तुम्हें उसकी चिंता है, नागरे मुस्कुरा पड़ा।
वो हमारे लिए आने वाले वक्त में खतरा खड़ा कर सकता है नागरिक साहब। की फिक्र मत करो, खतरा खत्म हो जाएगा। मोहनदासा ने चंकी को टोनी पार्कर की सुपारी दे। चंकी पार्कर की हत्या करने के लिए चंकी पार्कर की हत्या करने के लिए निकला हुआ है, परंतु वो अपने ढंग से काम कर रहा है। पहले उसने त्रेहन को शूट किया और अब मोहम्मद खान पर नजर रखे हुए है। मोहम्मद खान को खत्म करने के बाद पार्कर को चंकी पर नजर रखे हैं आप? हाँ, मेरे दो आदमी उस पर नजर रख रहे हैं। उसकी सब खबर मुझे मिल रही। ओह, क्या पता वो पार्कर तक पहुंचने में सफल ना हो सके। मैंने चंकी के बारे में पता किया। वो काबिल है, अपना काम कर देगा, नागरे ने मुस्कुराकर कहा और कुर्सी पर से खड़ा हो गया। नाले, मुझे सिंथेटिक इंसानों की फौज तैयार करनी है। सबको अपने सामने झुका कर रखना है। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मैं ही रहूंगा और सरकार मेरी बात मानेगी। सरकार के समानांतर दूसरी सरकार मेरी होगी। मेरी सारी बातें पूरी हों, इसलिए मैं हर तरफ से चौकस होकर चल रहा हूं। आपके ख्याल पूरे होंगे नागरे साहब, गोपाल नाले ने दृढ़ स्वर में कहा। नागरे मुस्कुराया। नाले का कंधा थपथप। अब देवराज चौहान पर तुम नजर रखो। कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, कहकर नागरे बाहर की तरफ को बढ़ गया। उस कमरे से नागरे बाहर निकला ही था कि मोबाइल बजने लगा। हेलो, आगे बढ़ते हुए नागरे ने बात की। कैसे हो? औरत की खनकती आवाज कानों में पड़ी। ये क्या होना है? चकाचक हो, नई आवाज थी। तुम अपनी सुनाओ। आ रहे हो? नहीं, नाराजगी ज्यादा ही लंबी कर रहे हो तुम। उस दिन मुझे काम पड़ गया तो मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। सच में? हाँ, रारे तेरे पास आता होगा। कभी कभी आ जाता है। उसे खुश रखो। चिंता को करते हो। मेरे लिए तुम्हारे और मुरारे में कोई फर्क नहीं। बस एक बार तुमने कह दिया कि मुरारे को खुश रखना है तो उसके बाद ये मेरा काम है। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह अच्छा है। क्यों ना होगा, मेरा भाई जो ठहरा। नागरे ने मुस्कुराकर कहा और एक कमरे में प्रवेश करके कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान का क्या हुआ? वो मुगलों की दौलत तक गया कि नहीं? औरत का स्वर कानों में पड़ा। अभी तो वो होटल में ठहरा हुआ है। जानती हूँ, माटुंगा के ग्रीन होटल। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे हर मामले पर नजर रखती हूँ मैं कि तुम ठीक तो हो। ना ख्याल तो बीवी भी नहीं रख। मैं तुम्हारी बीवी से बढ़कर हूँ। सच में, तुम तो मेरी जान हो। नागरे ने गहरी सांस लेकर। मैं आऊं तुम्हारे पास? कार मत करना, मैं मत आना। मैंने तुम्हें पहले कभी आने दिया है जो आज यहाँ आने दूंगा? तंग कर रहे हो मुझे। 15 मिनट के लिए आ जाओ। तुम्हारे पास आने का मजा तभी है जब फुर्सत हो। छूने से मेरा मन नहीं भरता। बातें लंबी लंबी करते हो और करते कुछ नहीं। यही हाल रहा तो तुम बेकार हो जाओगे। तुम्हारे होते मैं बेकार नहीं हो सकता। मुरारे कब आया तेरे पास? नागरे ने पूछा। 3 दिन हो गए। वो आए तो उससे कहना कि मुझे फोन करे। तुम फोन क्यों नहीं कर लेते? मोबाइल का जमाना है और मुरारे अपने पास मोबाइल नहीं रखता। मस्त मौला की जिंदगी बिता रहा है। जब मन में आता है तो कहीं से फोन करके मेरा हाल पूछ लेता है। कभी कभी उसका फोन आए हफ्ता भी गुजर जाता है। तुम जल्दी से देवराज चौहान को तैयार करो कि तुम्हारे साथ मुगल बादशाह की उस दौलत को आधा आधा बांट लो। उस पैसे के दम पर सिंथेटिक आदमी की फौज तैयार। इसी चक्कर में तो हूं। नागरे ने गहरी सांस ली। ये काम कभी भी बन सकता है। देवराज चौहान कभी वहां पहुंच सकता है जहां दौलत है। सब्र के साथ काम लेना। डिवाइस ठीक काम कर रही है ना? एकदम बढ़िया। आ रहा है मेरे प्यारे नागरे। औरत की गर्म सांसों वाली आवाज कानों में पड़ी। नागरे ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। नागरे से बात करने के बाद उस औरत ने मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। ये सजा सजाया शानदार बेडरूम था। कमरा बड़ा होने की वजह से खाली जगह में दो कुर्सियां और उनके बीच टेबल भी लगा रखी थी। एसी की ठंडक कमरे में भरी। औरत 40 की उम्र की थी। कसा हुआ शरीर, अंग अंग तराशा हुआ, जैसे खुद उसी ने अपने को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए तराशा हो। शरीर पर टाइट पैजामा और स्कीव। बाल खुले हुए थे और लंबे इतने थे कि कुत्तों को भी आधा ढांप लेते। क्यों में चांदी की पायल डाल रखी थी। चलने पर वो खनक खनक बजती थी। कलाइयों में नगीने वाले सोने के कड़े पहने हुए थे और गले में सोने के मनकों वाली माला। रंग सांवला जैसा था, परंतु नैन नक्श मर्दों की जान लेने के लिए काफी थे। नाक में बाली डाल रखी थी और सेक्सी बना रही थी। लंबाई 5 फुट 5 इंच, बदन शहरारा। उसकी मादकता को बढ़ाने के लिए उसके उभरे, न छोटा न बड़ा। आंखें भूरी,
वजह से मर्द फौरन उसकी तरफ आकर्षित हो जाने लगते थे। इसे जानने वाले मुन्नी के नाम से जानते थे। अंडरवर्ल्ड की इसे हर खबर रहती थी। मुन्नी ने अंडरवर्ल्ड के प्यादों के बीच पहली बार इसे जिससे प्यार हुआ वो एक नंबरी बदमाश था, पर कई केस चल रहे थे। एक वारदात करके भाग रहा था तो पुलिस के हाथों मारा गया। वो मामला शायद यहीं खत्म हो जाता, परंतु तभी दूसरा दादा प्यार जताने आ पहुंचा। तब तक उसके परिवार वाले उसे अस्वीकार कर चुके थे कि उससे संबंध रखकर वो बदनाम हो जाए। तो मुन्नी ने उस दादा का हाथ थाम लिया और इस तरह अंडरवर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। ये यार बदलते रहे, परंतु अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध बनाए, उनकी सोचों को पहचाना, काम करने के धीरे धीरे उसके यार बदलने लगे। वो इतना समझ चुकी थी कि अंडरवर्ल्ड के बड़े दादाओं के पास रहना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद। दौलत और सुरक्षा दोनों ही मिलती। बड़े दादाओं का हाथ थामने के लिए 2 बार तो उसने गुपचुप तरीके वर्तमान के उन दादाओं की हत्या करा दी थी जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती थी। बदले में हत्यारों को नोट नहीं, अपना जिस्म किया था सप्ताह के लिए। जिस्म मुन्नी का शानदार हथियार। इस हथियार के दम पर मुन्नी बड़े बड़े दादाओं को अपनी ऊँट पर नचाया। अपने इस हथियार को खूब ख्याल से रखती थी। रोज एक्सरसाइज करके जिस्म रखती थी, शरीर एकदम फिट रखती थी। पार्लर जाकर वो हर काम करती थी, चार चांद लगे रहे। खुद को अच्छी तरह दिखने की बहुत चिंता रहती थी और इस चिंता में वो सफल भी रहती। वो हर वक्त सोते जागते बैठते शानदार दिखती। ये भी जानती थी कि लंबे काले बालों पर मर्दों को उसे देखने का शौक था और उसे दिखाने का। 4 साल पहले मुन्नी ने नागरे पर काबू पाया था। फिर वो नागरे की बन गई। नागरे ने उसे दौलत और बंगला दिया रहने को। वो नागरे के कामों में अक्सर उसकी सहायता करती थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड से उसके बेहतर लिंक थे। नागरे को उसने कई फायदे पहुंचाए। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए वो जाना पहचाना चेहरा, परंतु अब उसे अपने अपने आप से डर लगने लगा था। कभी अकेले में आंखों के नीचे आने वाली झुर्रियों को देख आपे की उसकी आंखों के सामने नाच उठती। सारी जिंदगी शानो शौकत से रही थी, परंतु बुढ़ापे में उसका साथ कौन देगा। मर्द कभी भी बूढ़ी औरत को अपने पास नहीं रखता। तब उसे कोई नहीं पूछे। ऐसे में मुन्नी को ढेर सारी दौलत की जरूरत, ताकि बुढ़ापा शान से बीते। और इन दिनों इसी चिंता में पड़ी हुई, बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करने की। मुन्नी के चेहरे पर सोचे नाच रही थी। चेहरे के भाव बन बिगड़ रहे थे। महीना भर पहले कोई मिला था मुन्नी। उसके और मुन्नी के विचार मिल गए। वो भी अब ढेर सारी दौलत के साथ अपना बाकी का जीवन आराम से बिताना चाहता। ऐसे में मुन्नी ने उसे बताया कि क्यों ना मुगल बादशाह की दौलत पाने की चेष्टा की जाए। के बारे में देवराज चौहान जानता है। फिर ऐसा ही किया जाने लगा। वो देवराज चौहान पर नजर रखने लगा और मुन्नी उसे खबरें मुहैया करा कर दे। सारी प्लानिंग भी मुन्नी ने बनाई थी। मुन्नी को पूरा भरोसा था मुगल बादशाह की दौलत देर सवेर उसके पास होगी। मुन्नी ने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने लगा। नंबर लग गया और मर्दाना आवाज कानों में पड़ी। हेलो, कैसे हो? मुन्नी ने चेहरे पर मुस्कान उभारी। एकदम बढ़िया, काम पर लगा हूँ। जैसा तुमने कहा वैसा ही कर रहा हूँ। बाकी हालातों को देखकर कर लेता हूँ। काम में मुझे मजा आने लगा। का स्वर मुन्नी के कानों में पड़ा। युवराज चौहान से बात हो रही है तुम्हारी? तरह उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। मैंने उसे बताया, कंधे में फिट कर रखी मैं कि नागरिक घर बैठा उसकी जान सकता। वह हैरान तो हुआ होगा डिवाइस के बारे में सुन, डरा भी नहीं। उसे इस बात की खबर पहले से थी। कैसे हो सकती के चेहरे पर अजीब नए डिवाइस होने के बारे में पहले से। मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान डिवाइस परंतु दिखावा कर रहा है कि डिवाइस परवाह नहीं। खुलकर बताओ। वो एक्सरे क्लिनिक गया, कंधे का एक्सरे कराने गया। देवराज चौहान है वो, हम मत समझो। परंतु मेरी बातें सुनकर उसे भरोसा हो रहा था कि मैं उसका बुरा करने वाला। तुमने अपने बारे में तो नहीं बताया उसे। इस बारे में मैं बताऊंगा। मेरे बारे में जानकर उसका भरोसा खत्म हो जाए। अच्छा तो होगा। हाँ, कई बार पूछा कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं। देवराज चौहान को डिवाइस के बारे में कैसे पता चला कि उसके कंधे में? क्या मालूम। वो कंधे में सही कार से फिट। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। ख्याल से सतर्क रहने वाला व्यक्ति। आदमी की आवाज कानों में पड़ी।
देवराज चौहान की साथ बहुत पट रही है। दोनों एक साथ कह सकता हूँ, दोनों आपस में मिलते भी होंगे। कि जिस्म के जाल में तो नहीं फंस गया देवराज चौहान, क्या पता। हो सकता है देवराज चौहान मोहन दासा के साथ मिलने जा रहा हो और ग्रीन खामोशी से फरार हो जाए। वो अभी ऐसा नहीं करे। उसे मालूम है कि कंधे में कहीं भी जाना बेकार। तुम अकेले, मैं दो तीन लोगों को तुम्हारे पास भेज चौहान रखी जा सके तो मत भेज। मैं अकेला ही ठीक, लेकिन सब ठीक चल रहा है। जब जरूरत होगी फोन कर दूंगा। मुगल बादशाह की दौलत जरूर पानी है, याद दिलाए। हमारा भविष्य पर ही निर्भर, मेरा भविष्य तो तुम पर निर्भर। हाँ, हम दोनों इकट्ठे रहे, परंतु दौलत का पास में होना। वो होटल में है। हाँ, तरह होटल में बैठा वो क्या कर रहा है? कर रहा होगा, खामोश बैठने वाला नहीं। भाई इस कंधे से निकलवाने के चक्कर में होगा। चाहन हर वक्त तुम्हारी नजर में रहना चाहिए। वो उन नजरों से निकला तो बात की जितना तुम्हें ये भी है। उन्हीं पार्कर के आदमी भी मौजूद है। सर, हाँ, मैं जितेन नाम का आंख है। पार्कर इस मामले में आता तो ठीक। बात तो फोन कर बात तो फोन करना कहकर उधर से फोन बंद कर। ठीक है, खूबसूरत पर ताने बाने की टहल रही। अगला रात के 10 बज रहे थे। गली के बाहर कार रुकी और बाहर निकलकर गए। चंद एक लोग आ जा रहे थे। चंकी शांत भाव से चलता एक मकान का गेट खोलकर भीतर प्रवेश, मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और कॉल बेल दबा दी। इधर घंटी बजने का स्वर बाहर तक आया। तभी दरवाजा खुला और 60 बरस की बूढ़ी औरत दिखी। पाँव लागू मांझी। चंकी ने झुककर औरत के पाँव को छुआ। झुक झुक जियो बेटा, वो पीछे हटती बोली। चांदनी अभी खाना खाकर हटी है। चंकी ने भीतर प्रवेश। चांदनी, एक तो चंकी आया है। औरत दरवाजा बंद करके ऊंची आवाज में बोली। आई माँ। भीतर से युवती की आवाज आई। तब तक चंकी सोफे पर बैठ चुका था। मैं पानी लाती हूँ, कहकर औरत आगे बढ़ी कि चंकी बोला, कुछ नहीं चाहिए माँ जी। शर्माता क्यों है? ये तो तेरा होने वाला ससुराल है। औरत ने मुस्कुराकर कहा। चंकी भी मुस्कुराया। काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। शादी की तारीख लेकर आया है क्या? अभी तो नहीं। तू चांदनी के साथ ब्याह को टालता क्यों जा रहा है? इस काम को निपटा ले बेटा। मेरी उम्र का क्या भरोसा, जो बस ये जो काम कर रहा हूं वो निपट जाए, उसके बाद चांदनी से शादी कर लूंगा। पक्का कहता है? आपसे कभी झूठ बोला है? चंकी मुस्कुरा। तभी एक युवती ने भीतर प्रवेश किया। एक ही नजर में देखने पर चंकी की बहन लगती, परंतु थी चंकी की माशूका। उसके भी कान बड़े बड़े थे। नाक आगे से चंकी की तरह उठी हुई थी। सिर के बाल फैले हुए कंधे तक जा रहे थे। वो 24 बरस की लग रही थी। चंकी के बंदर जैसी हालत के सामने वो युवती चंकी के लिए पूरी तरह फिट थी। अपने लिए लड़की चुनकर पसंद की चंकी ने अपने लिए लड़की चुनकर पसंद की थी लड़की चंकी ने। औरत बाहर निकल गई। वो आगे आई और चंकी का हाथ थामकर प्यार से बोली, कैसा है तू? बढ़िया। चंकी मुस्कुराया। ये टेम है आने का? दिन भर व्यस्त रहा, अब वक्त मिला तो तेरे पास तेरे को देखने आया। चंकी का स्वर शांत और धीमा था। दोनों एक सोफे पर सट कर बैठ गए। खाना खाएगा? आके आया हूँ। चाय पिएगा? मन नहीं है, तेरे को देखना था सो देख लिया। मेरी तस्वीर भी है तेरे पास, चांदनी खिलखिलाई। वो देख लेता। तस्वीर से काम चलता हो तो तेरे पास आता ही क्यों? रात रहेगा? नहीं, काम है, ही चल रहा हूँ। तेरे बिना रहा नहीं जाता, चांदनी ने आ भरकर कहा। शादी कर ले अब। जो काम कर रहा हूँ वो निपटा लूं, हाथ में तगड़ा पैसा आ जाएगा। फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्या काम कर रहा है तू? टोनी पार्कर को खत्म करना है। वो तो बड़ा दादा है। वो खत्म हो जाएगा। चंकी ने उसके हाथ थामे और कहा। असल मामला तो देवराज चौहान के साथ है। वो किसी मुगल बादशाह की छिपाई दौलत के बारे में जानता है और वहां तक पहुंचना चाहता है। मेरे आदमी उस पर निगाह रख रहे हैं और मैं पार्कर को खत्म करने के चक्कर में हूं, क्योंकि वो उस दौलत को पाना चाहता है। ये पूरी बात बता, चांदनी ने कहा।
चंकी चांदनी को सारा मामला बताने लगा। चांदनी ने सब कुछ ध्यानपूर्वक सुना। मतलब कि तू मुगल बादशाह की दौलत पाने की फेर में है? चांदनी बोली। हाँ, वो बहुत बड़ी दौलत है। हाथ लग गई तो हमारे बच्चे भी मौज करेंगे। मोहनदासा जानता है तेरा इरादा? तेरे अलावा मेरा इरादा कोई नहीं जानता। चंकी ने उसका हाथ थपथपाया। ये मामला तो लंबा भी हो सकता है। लंबा नहीं होगा। इस मामले में हर नामी आदमी का दखल है। वो मामला जल्दी निपटा लेना। टोनी पार्कर को तू मार देगा, परंतु मोहनदासा और नागरिक का क्या होगा? उन्हें भी खत्म कर दूंगा मौका मिलते ही। और देवराज चौहान, वो जब दौलत तक पहुंचेगा तो उसे भी खत्म कर दूंगा। मेरी नजर सब पर है। ये काम कर लेगा तू? तेरे को शक है? इसलिए पूछा कि अभी तक तो तू लोगों को मारने का काम करता है, पर इस तरह दौलत को हासिल करना तेरे लिए नया काम है। कोई गलती भी हो सकती है तुझसे। ये सिर्फ हथियारों का खेल है कि मौके पर किसको गोली पहले चलानी आती। जो भी हो, मैं खुश हूं तेरी बात से। क्यों? क्योंकि इस काम के बाद तू सब कुछ छोड़ देगा। चांदनी कह उठी। तो है। अगर मान ले वो दौलत तेरे को ना मिली, तो क्या होगा? तब भी हम शादी जरूर करेंगे। मेरे पास इतनी दौलत है कि हमारी जिंदगी आराम से बीत जाए। तेरे को याद है ना कि शादी के बाद माँ भी हमारे साथ रहेगी। बेचारी का कोई और तो है नहीं। मैंने कब मना किया? रात यहीं रुक जा। बहुत मन है। तेरे वाली विस्की की बोतल भी रखी है। फिर आऊंगा। अभी तो मुझे जाना है। जल्दी आएगा ना? हाँ। चंकी ने उसका गाल थपथपाया। अगला दृश्य। रात 11 बजे थे। टोनी पार्कर हाथ में विस्की का गिलास थामे कमरे में कुर्सी पर जा बैठा और सामने रखे चिकन के टुकड़े रह रहकर खा लेता था। शरीर पर पैजामे के ऊपर गाउन पहन रखा था। एकाएक उसने गिलास टेबल पर रखा और मोबाइल उठाकर नागरे का नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही बात हो गई नागरे से। हेलो। नागरे केले वाला की आवाज कानों में पड़ी। कैसा है तू नागरे? टोनी पार्कर ने मुस्कान के साथ कहा। ओह पार्कर साहब। नागरे के स्वर में भी मुस्कान थी। तूने मुझे फोन नहीं किया? फोन करने वाली कोई बात थी ही नहीं जो फोन करता। देवराज चौहान कैसा है? पार्कर ने पूछा। बढ़िया है। माटुंगा के ग्रीन होटल में ठहरा हुआ है इस वक्त। क्या मतलब? कहा उसने। मैंने उसे 5-6 दिन पहले जाने दिया था। वो मुझे उस दौलत के बारे में बताने को तैयार नहीं था। मैंने सिक्का उसे दिया और आजाद छोड़ दिया। नागरिक की आवाज कानों में पड़ी। सुना तो कुछ मैंने भी था कि ऐसा हुआ, पर सिक्का उसे तूने क्यों दे दिया? और उसे छोड़ा क्यों तूने? पार्कर साहब, मैंने उसके कंधे में डिवाइस फिट कर रखी है। कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा मुझे पता चलता रहता है कि वो इस वक्त कहाँ है। जब वो उस दौलत तक पहुंचेगा, ये पता चल जाएगा। ओह, तो ये बात है। आपने क्या सोचा? मैंने उसे यूं ही छोड़ दिया? वो तो मैं जानता ही था कि देवराज चौहान के साथ तुम कुछ खेल जरूर खेल रहे होगे। डिवाइस वाली बात किसी को बताना मत। मोहम्मद खान को भी नहीं। मैं क्यों बताऊंगा? तुम्हारे आदमी देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं। अभी तो नहीं। मोहनदासा की भेजी लड़की रिमी देवराज चौहान से चिपकी है। पार्कर बोला। क्या? वो कैसे? टोनी पार्कर ने रिमी के बारे में बताया। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। वो लोग मिलकर उस दौलत तक जाएंगे और मौके पर हम उन्हें पकड़ लेंगे। आपने भी खूब बनाया दासा को। सिक्का उससे झटक कर मामले से बाहर कर दिया। मैं ऐसा ना करता तो ऐसा तुम कर देते। दासा के बस में नहीं था तुम्हें संभालना। आप भी मजाक करने लगे पार्कर साहब। दासा सीधा मेरे पास आता तो मैं उसे सिर आंखों पर बिठाता। हाँ, याद आया। मैंने त्रेहन के बारे में सुना। फिर किसने मारा? मालूम नहीं, पर मालूम हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। तुम भी, दासा भी, कोई और भी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ त्रेहन को टेढ़ी आंख भी देखता। मुगल बादशाह की दौलत में आधा माल मेरा है। टोनी पार्कर ने शांत स्वर में कहा। याद है मुझे। मैं भूलता नहीं। जब कभी कोई काम की खबर हो, ये बताना मत भूलना। जरूर पार्कर भाई। पहले काम की खबर तो मिलने दो। पार्कर ने फोन बंद करके टेबल पर रखा और गिलास उठा लिया। घूंट भरा कि तभी पुनः मोबाइल बजने लगा। पार्कर ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर बात की। मोहम्मद खान उधर से बोला। कहो खान, कहते हुए पार्कर ने घूंट भरी। एहन के बारे में कुछ पता चला है कि उसे मारने वाला चंकी नाम का हत्यारा हो सकता है। चंकी? ये अक्सर मोहन दासा के लिए काम करता है। कैसे पता चला?
जहां त्रेहन और बाकी दो के साथ पटेल को मारा गया था, उधर आसपास की सारी जगहों पर मैंने अपने आदमी छोड़ रखे थे पूछताछ के लिए। तो एक आदमी का पता चला जो तब वहां दिखा और उस इलाके का नहीं था। मेरे आदमियों ने पूछताछ में उसका हुलिया नोट किया तो एक आदमी बोला हुलिया चंकी से मिलता था और चंकी पेशेवर हत्यारा है। हाँ, पक्का नहीं है ये सब। अभी तक ये सिर्फ खबर है। पक्का कैसे करेगा खबर को? चंकी की तस्वीर तस्वीर कहीं से हासिल करके उसे दिखाया जाएगा जिसने हुलिया बताया। ठीक है, पर सीधा चंकी को पकड़े तो? वो सतर्क रहता है, उसका ठौर ठिकाना किसी को पता नहीं। सिर्फ मोबाइल मोबाइल नंबर पर काम चलता है। उसके मोबाइल पर फोन करके किसी बहाने उसे कहीं बुला। ये जल्दी होगा। ये जल्दी होगा। चंकी सतर्क हो जाएगा। ठीक है, जो मन में आए तू कर। मामले को ठीक तरह से संभालना। मेरे कई आदमी इस वक्त चंकी की तस्वीर कहीं से पाने की चेष्टा में हैं। ऐसे पेशेवर हत्यारों की तस्वीर नहीं मिलती आसानी से। कोशिश करके देख रहे हैं पार्कर साहब। कोशिश कर। पार्कर ने घूंट भरकर गिलास टेबल पर रखा और चिकन का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला, नागरे से बात हुई अभी। मैंने फोन किया। तो क्या बोला वो? वो जो बोला ठीक बोला। अभी तक वो सीधा है। वो कहता है कि देवराज चांद के कंधे में डिवाइस फिट कर रखी है जो उसे बताती रहती है कि देवराज चांद किधर है, कौन से इलाके में है। ओह, तो ये खेल खेला नागरे ने। पक्का हरामी है नागरे। मुझे बताया कि देवराज चांद ग्रीन होटल में है। सेन ने कोई नई खबर दी? अभी तो नहीं। उस पर नजर रखते रहो। मेरे को लगता है कि वो दासा के साथ मिलकर जल्दी वहां से खिसकेगा। क्यों ना दासा को सीधा कर। क्या जरूरत है? दासा की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। वो देवराज चांद को लेकर दौलत की तरफ भागेगा और नागरे को डिवाइस से पता चलता रहेगा कि वो किधर गए तब। नागरे पे आपको भरोसा है पार्कर साहब? वो भरोसा करने लायक नहीं है, परंतु इस बारे में मेरे से गलत कहेगा तो मैं उसे उखाड़ दूंगा। नागरिक कभी भी पसंद नहीं करेगा कि उसे दौलत का बंटवारा आपके साथ करना पड़े। तो ठीक बोला। टोनी पार्कर मुस्कुरा पड़ा। अपना आदमी देवराज चांद पर नजर रख रहा है। खबर हमें मिलती रहेगी। नागरे जब उछला तो तभी उसे दबोच लेंगे। चंकी के बारे में पता लगा कि क्या उसी ने त्रेहन को मारा है। बात जरूरी है कि पता चले त्रेहन को किसने और क्यों मारा है। अगला दृश्य। रात 12 बजे माटुंगा का ग्रीन होटल। रिमी बेड पर लेटी हुई थी परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। रिमी को सब कुछ नजर आ रहा था। वो आंखें खोले छत को देखती सोच रही थी। रात 12 बजे माटुंगा का ग्रीन होटल। रिमी बेड पर लेटी हुई थी परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। रिमी को सब कुछ नजर आ रहा था। वो आंखें खोले छत को देखती सोच रही थी। एकाएक रिमी ने करवट ली और हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और कुंदा मालवीय का नंबर मिलाने लगी। नंबर लगा। कुंदा मालवीय की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मुझे नींद नहीं आ रही। दिमाग सोने नहीं देता। रिमी कह उठी। तो इधर आ मेरे पास, मेरी बाहों में। रात को तू अकेली। कुंदा। रिमी नाराजगी से बोली। मैं परेशान हूं। मुझे बोल क्या परेशानी? जगमोहन को लेकर परेशान हूं। अगर तू उसे नागरिक की कैद से न निकाल पाया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर परेशान मत हो। तेरी परेशानी मैं अपने सिर पर ले चुका हूं। क्या कर रहा है जगमोहन को छुड़ाने? फौज की संख्या बढ़ा रहा हूं। मेरे आदमी अक्खा मुंबई से लड़कों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कल किधर मिलना है। कुंदा मालवीय की आवाज कानों में पड़ रही। उन्हें पहले मत बता देना कि क्या काम। किसी को नहीं बताया अपुन ने। अपुन के आदमी भी नहीं जानते कि कहाँ क्या काम है। रिम्मी ने गहरी सांस ली। बोली, कल कब काम करेगा तू? 12 बजे के आसपास, दिन में। इतना लेट क्यों? सुबह 5 बजे ही। अपुन को नींद भी लेनी है। वह फ्रेश होकर काम होगा। रात भर तैयारी चलेगी। तू कर लेगा ये काम? तेरे को शक क्यों है? मैं टेंशन में हूं कि ये काम ना हुआ तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। तू किसी बात की फिक्र मत कर। समझ ले, काम हो गया। याद है तेरे को? माल मिलने के बाद हमने शादी करके दुबई निकल चलना है। चलने की तैयारी करके रख। अभी रास्ता लंबा तय करना है। जाने वो दौलत कहाँ है। रिम्मी सोच भरे स्वर में बोली। देवराज चौहान ने नहीं बताया? वो क्यों बताएगा? रिम्मी खींच उठी।
नाराज मत हो, मैंने तो यूं ही पूछा। कल जगमोहन मेरे पास होगा, तो एक काम कर। क्या? मेरे पास फेरा लगा जा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तू फ्रेश हो जाएगी। नहीं आ सकती, मेरे साथ जावेद है। वो अभी होटल के बाहर गया है, तो मैं तेरे को फोन किया। वो तेरे कमरे में है? हाँ। मेरे को पसंद नहीं कि वो रात को तेरे कमरे में। बकवास मत कर, वो सिर्फ मेरा काम का साथी है। रिम्मी झल्लाई। मालूम है, उनको तेरे पे भरोसा है, परंतु मेरे भीतर बैठा मर्द इस बात को पसंद नहीं करता। जाने दे, फोन बंद कर रहा हूँ। कल के लिए अभी बहुत तैयारी करनी है। ठीक है, रिम्मी ने कहा और फोन बंद कर दिया। परंतु उसकी बेचैनी में कमी नहीं आई। चंद पल ठहरकर उसने देवराज चौहान को फोन किया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। देवराज चौहान। हेलो। देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। मैंने कुंदा मालवे से अभी बात की। वो कहता है कि कल दोपहर तक जगमोहन को वहां से निकाल लेगा। तुम्हारी बात का विश्वास मैं कल ही करूंगा। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तुम अपनी बात पर पक्के हो ना कि जो जगमोहन को तुम्हारे हवाले करेगा वो उस दौलत में हिस्सेदार होगा? हाँ। परंतु मैं अभी भी ये कहता हूँ, तुम ये काम दासा से करवाती तो। कुंदा दासा से बढ़िया काम करेगा देवराज चौहान। रिम्मी कह उठी। कल पता चल जाएगा। जगमोहन के आजाद होते ही हमें मुंबई से निकल चलना होगा। का फैसला कल जगमोहन की आजादी के साथ होगा। डिवाइस निकलवाने के लिए कितने बजे का टाइम दूं दासा को? जो वक्त तुम्हें ठीक लगे दे दो। 11 बजे ठीक है? ठीक है। उधर से देवराज चौहान ने कहा और लाइन कट गई। रिम्मी ने तनाव भरे अंदाज में मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखा। तभी दरवाजा खुला और जावेद भीतर प्रवेश कर गया। बाहर पार्कर का आदमी जितेन मौजूद है। वो खुद को छिपाने की भी कोई चेष्टा नहीं कर रहा। जावेद बोला। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जावेद उसके मोबाइल की जलती लाइट देखकर बोला। किसी को फोन किया अभी? वीडियो गेम खेल रही थी। टाइम पास। नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ। उधर सोफे पर लेट जाता हूँ। तुम्हारे पास लेटना ठीक नहीं होगा। जावेद बोला। रिम्मी ने आंखें बंद कर ली, परंतु नींद दिमाग से कोसों दूर थी।